तो फिल्म की शुरुआत एक जंग ऐसी होती है। रोमन ने इस वक्त अफ्रीका पर हमला किया हुआ था और ये जंग कई दिनों ऐसी सदर रही थी। अजीब बात ये थी कि अफ्रीका की फौज को जो जनरल लीड कर रहा था वो एक रोमन आदमी लूसियस था। जंग में लूसियस की वाइफ भी उसका बराबर साथ दे रही थी। बदकिस्मती ऐसी वो रोमन के हमले में मारी जाती है। रोमन की तादाद वैसे भी ज्यादा थी और वो पहले से भी अफ्रीका पर भारी पड़े थे, लेकिन लूसियस और उसकी वाइफ की जहानत ने उन्हें रोक रखा था। लेकिन अपनी वाइफ के मरने के बाद लूसियस का सारा हौसला टूट गया। वो जो अपनी वाइफ से बेइंतहा प्यार करता था, उसके मरते ही लूसियस ने भी लड़ना छोड़ दिया और ऐसे रोमन्स जीत गए और वो लोग हार गए। रोस ने अफ्रीका पर कब्जा कर लिया और अफ्रीकी फौज को लूसियस समेत बंदी बनाकर रोम ले गए, जहां इस वक्त 2 जुड़वां भाइयों गेटा और क्रकला की हुकूमत थी। रोम के पहले बादशाह बहुत ही ज्यादा रहम थे, लेकिन जब से इन दोनों भाइयों की हुकूमत आई थी, यहाँ की सारी परेशान रहती थी क्योंकि ये बहुत जालिम थे। यहाँ तक कि कला की तो दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। जनरल मार्कस की लीडरशिप में इन्होंने ये जंग जीत दी थी, जिसके जश्न के तौर आरोप एक प्रोग्राम रखता है। अपनी और अपनी आवाम के एंटरटेनमेंट के लिए ये एक फाइटिंग प्रोग्राम था, जिसमें अब वो लोग अपने दुश्मनों का सामना करवाने वाले थे। बहुत ही भारी और खखार बंदरों ऐसी लूसियस समेत बहुत सारे कैदियों को जंग के इस मैदान में लेके आया जाता है। यहाँ पे ही लूसियस को एक फ्लैशबैक आया उसके बचपन का। फ्लैशबैक उसे ऐसा लगा कि जैसे ये जगह जानी पहचानी है, वो यहाँ रहता हो। उसे याद आया कि बचपन में जब वो छोटा था तो इसी मैदान से उसकी मोम ने उसे कुछ सोल्डियर्स के साथ यहाँ से भेज दिया था। साफ मतलब है कि लूसियस का इस जगह से कोई गहरा ताल्लुक है। प्रेजेंट में देखने को मिलता है कि यहाँ जंग के मैदान में जंग शुरू हो गई थी। दुश्मन सोल्डियर्स के ऊपर खूनखार बंदरों को छोड़ देश दिया गया था। जो खूनखार बंदर एक ही लम्हे में हमला करके बहुत सारे सोल्डियर्स को मार चुके थे। उनके मारने का अंदाज ऐसा था कि सोल्जर्स अपने आप को बचा भी नहीं पा रहे थे। लूसियस और उसके साथ के 1-2 साथी पहले दूर खड़ी ढेहे हुए। ये नज़ारा देखते रहे और फिर अपनी हिम्मत, अक्ल और बहादुरी से उन्होंने आगे बढ़कर उन बंदरों का मुकाबला किया। पीछे से उनके ऊपर हमला करते हुए उनको काबू करके आखिर ये लोग उन्हें मारने में कामयाब हो ही गए। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि लूसियस को एलडी बेचते हुए रोम के एक्स जनरल मैस बहुत ही जोर से दिख रहे थे और इस गेम प्रोग्राम के खत्म होते ही वो लूसियस को अपने पास भी बुलाते हैं। वो लूसियस से मिलते ही पहले उसकी तारीफ कहते हैं, उसकी लड़ ढाई और हौसले की हौसे कहते हैं। मैंने तुम्हारी ताकत देखी है और उसे देखते हुए मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए लड़ हो, मेरे ग्लैडिएटर बन जाओ, जिसके बदले में मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी शानदार जिंदगी दूंगा। वरना तुम जानते तो हो कि यहाँ कैदियों के साथ क्या सलूक किया जाता है। और फिर जनरल मैस की बुरी नहीं थी, लेकिन इस ऑफर को सुनते ही लूसियस हंसने लगा। जल सवालिया इसरो से उसे देख रहे थे। तब लूसियस ने कहा, मैं यहाँ किसी और मकसद से नहीं आया। मैं यहाँ आया हूँ तो आपके जल मार्कस की मौत के लिए मुझे उसका सर चाहिए, क्योंकि उसने मेरी बीवी को मारा है। ये सुनते ही जनरल उसे कहते हैं, तुम्हारा काम मेरे जिम्मे, तुम्हें मार्कस का कटा हुआ सर मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले तुम मेरी बात मानोगे। सीन कट होकर अब हमें जल मार्कस को उनकी वाइफ लुसिला के साथ दिखाया जाता है। लुसिला रोम की शेष दादी थी। ये रोम पहले उसके दाद का था और उसके दाद के मरने के बाद ये सारा रोम लुसिला के हस्बैंड को दे दिया गया, जिसकी भी एक जंग में मौत हो गई और अब लुसिला की जनरल मार्कस से शादी की गई थी। यहाँ जनरल मार्कस लुसिला से बात कर रहे थे कि अब इस हुकूमत के हकदार वो है गेटा और कारकला नहीं, इसीलिए उन्होंने बगावत का प्लान किया है और कुछ दिन बाद वो खुद गेटा और कारकला के खिलाफ एक बड़ी जंग रखने वाले हैं। गाइस, सनकट कर हमें दिखाया जाता है कि लुसियस को दोबारा एक ग्लैडिएटर से, यानी एक प्रोफेशनल फाइटर से लड़ने के लिए बुलाया गया था और ये फाइट भी सिर्फ यहाँ के एपर्स यानी यहाँ के हुक्मरानों की एंटरटेनमेंट के लिए रखी गई थी। इस मद बाद जो ग्लैडिएटर के मुकाबले में आया था वो सालों से चैंपियन रहा था और आज तक उसे कोई हरा नहीं पाया। इसी वजह से वो लुसियस पर भी भारी पड़ी बेचता रहा, लेकिन लुसियस ने भी हिम्मत नहीं हारी। पहले अपने डिफेंस के लिए लड़ा और आखिर फिर सामने वाले ग्लैडिएटर की कमजोरी को भपते हुए उसके हाथों को पकड़ डीडीएच कर कंट्रोल करते हुए उसी के चाकू से उसे स्टैप करके मार देता है। ये वो टाइम था जब सब हैरानी से खड्डे हो गए थे। लुसियस ने अब तक के सबसे एक्सपीरियंस ग्लैडिएटर को मार डाला था। गेटा भी इस टाइम लुसियस से इम्प्रेस होकर उसकी तारीफें करने लग जाता है। गेटा की तारीफ के जवाब में लुसियस ने यहाँ उसे पोएम कही। ये पोएम बचपन में उसे उसकी मोम ने सुनाई थी और ये रोमन लैंग्वेज पे थी। सभी इस पोएम को सुनकर हैरान हो गई और फॉरेन जर्नल मार्कस भी आ गए, यहाँ से लूसियस को ले गए। जेल में जाने के बाद उन्होंने लूसियस से सवाल किया,
आखिर तुम कहाँ से हो? तुम पैदा कहाँ पे हुए थे? क्योंकि अब ये पोएम सुनने के बाद उन्हें भी शक होने लगा था कि कहीं ये लुसिला का बेटा तो नहीं। लेकिन मैस के 100 मबा पूछने पर भी लुसियस इस बात को साफ नहीं बताता। सिंह का ठोकर अब हमें जनरल मार्कस को दिखाया जाता है, जो अपनी बगावत की तैयारी कर रहे थे। इस वक्त यहाँ के सेनेटर, बहुत सारे हुकूमत के जासूस और खास लोग भी जनरल मार्कस का साथ देने को इसलिए तैयार है क्योंकि वो यहाँ के एम्परर यानी बादशाह गेटा की ज्यादियों से तंग आ चुके हैं। जनरल मार्कस इन सबको बताते हैं कि उन्होंने अपनी खास एक फौज बनाई है जिसमें लगभग 5000 आदमी है और वो उसी फौज के जरिए इस महल के ऊपर हमला करवाएंगे। अब अगला दिन आ जाता है और हम देखते हैं कि गेटा ने एक और ग्लैडिएटर के साथ लड़ाई रख ली थी, वो भी लुसियस और उसके आत्मियों के लिए। इस मबा ग्लैडिएटर था एक राइनोसॉर और उसको रोमन सोल्जर ही कंट्रोल कर रहा था। अगर कोई राइनो और के हाथों बचा था तो ये सोल्जर कोड्ढे मार के उस आदमी को खत्म कहते था। ये लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि इस मैदान से किसी भी कैदी का बचकर जाना नामुमकिन था। लड़ाई शुरू हो जाती है। लुसियस से पहले उसके कई साथी कैदी को इन राइनोसॉर के मुकाबले में लाया जाता है, जिनको राइनोसॉर अपनी एक एक टक्कर की वॉर से ही मार चुका था। और अब फाइनल बारी आई थी लुसियस की। लुसियस सहीन था। वो राइनोसॉर के पहले हमले से तो साइड पे हटकर अपनी जान बचाता है, और दूसरी मद पर जब राइनोसॉर हमला करने के लिए लुसियस के करीब आया तो उसने मैदान से मट्टी उठाकर उसे हवा में ऐसा उड़ाया कि राइनोसॉर को वो नजर ही न आए। ये करते ही वो दीवार की तरफ मुड़ गया और राइनोसॉर ने जैसे ही उसे देखकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की तो एक और मर्दमान लुसियस वहां से हट गया और ऐसे राइनोसॉर का सीन दीवार में धंस गया। अब क्योंकि राइनोसॉर से वो बच चुका था, इसीलिए राइनोसॉर के ऊपर बैठा सोल्जर लुसियस से लड़ने के लिए नीचे उतरा, और ये ग्लैडिएटर पहले ग्लैडिएटर से भी कई ज्यादा ताकतवर और एक्सपीरियंस था। उसकी मूव्स भी लुसियस को समझ नहीं आ रही थी। लुसियस अपने आप को बचाने की तो भरपूर कोशिश करता है, लेकिन वो इस दौरान कोई भी हमला सामने वाले ग्लैडिएटर पर नहीं कर पा रहा था। इससे पहले कि लुसियस अपनी गुचाल चलता, उससे पहले ही सामने वाला ग्लैडिएटर लुसियस के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। यहाँ लड़ाई खत्म हो चुकी थी। वो ग्लैडिएटर लुसियस को जांच से मार ही वाला था, लेकिन तभी गेटा ने एक इशारा करके ये लड़ाई रुकवा दी, क्योंकि वो लुसियस को एक और मौका देना चाहता था। उसे लुसियस का टैलेंट पसंद आया था। लुसियस को मौका देते हुए गेटा ने वही पोएम पढ़ी थी जो पिछली गेम में जीतने के बाद लुसियस ने उसके लिए कही थी। गेटा के मुंह से ये पोएम सुनकर लुसिला को बहुत सारी पुरानी बातें याद आईं। ये पोएम उसे सुनी सुनी लग रही थी, लेकिन उसने ये कहाँ सुनी थी, कहाँ पढ़ी थी, उसे याद नहीं आ रहा था। कमरे में जाके भी वो इसी सोच में, इसी कश्मकश में पड़ी रही, और आखिर उसे याद आ ही गया कि जब अपने हस्बैंड के बर्थडे के बाद वो लुसियस यानी अपने बेटे को दूसरे सोल्डियर्स के साथ यहाँ से भेज रही थी, तो तब उसने अपने बेटे से ये पोएम कही थी। ये देखकर लुसिला समझ गई कि लुसियस को और नहीं बल्कि उसका सगा बेटा है। यहाँ फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि आखिर क्यों लुसिला ने लुसियस को अपने से इतना दूर भेज दिया था। लुसियस के जब दाद एक जंग में मरे थे तो उस टाइम लुसियस की उम्र बहुत छोटी थी और कानून के मुताबिक अगला बादशाह लुसियस ही होने वाला था, लेकिन उसकी छोटी उम्र की वजह से कोई भी उसे मारकर ये तख्त ले सकता था। अपने बेटे की जान बचाने के लिए तब लुसिला ने बहुत बड़ा फैसला किया और अपने बेटे को यहाँ से बहुत दूर भेज दिया। लुसिला अब और देर ये तख्त हुकूमत किसी और के पास नहीं देख सकती थी। उसने फैसला किया कि वो आज रात ही जाकर ये सारी सच्चाई लुसियस को बता देगी। जेल में आते ही लुसिला ने लस केस से पहले माफी मांगी, क्योंकि उसने अपने बेटे को अपने से बहुत दूर कर दिया था और यही वजह थी कि वो अब तक अपने बेटे को पहचान भी नहीं पाई थी। उसके बाद लुसिला ने उसे बताया कि मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मेरी मजबूरी बन गई थी। तुम्हारे दाद के मरने के बाद तुम्हारी जान के दुश्मन बहुत से लोग बन गए थे और उन सब लोगों से बचाने के लिए मैंने तुम्हें इतना दूर भेज दिया। तुम मेरे सगे बेटे हो, इस जगह के असली वारिस और असली हुक्म। लुसिला तो और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लुसियस गुस्से में था। न जाने क्या बातें उसके दिमाग में चल रही थीं, क्या कुछ उसे तंग कर रहा था, इसीलिए उसने लुसिला को डांट कर यहाँ से भेज दिया। अब सीन कट होकर हमें अगला दिन दिखाया गया, जहां दोबारा से लुसियस को एक और जंग में लड़ना था। ये लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। ये लड़ाई एक जहाज पे होनी थी, जो जहाज एक ऐसे पानी में था जिस पानी के अंदर खुले भूखे शार्क छोड़े गए थे।
अगर लूसियस हार जाता तो उसे पानी में फेंक दिया जाता, और अगर वो लड़ते लड़ते खुद अपना बैलेंस खराब करके पानी में गिर जाता तो शार्क उसे खा लेते। इस बबी वो बहादुरी ऐसी लड़ता है और अपने सामने वाले ग्लैडिएटर को मारकर वो एक देर दोबारा उठाता है और जनरल मार्कस की तरफ फेंकता है। उसने ये वायर इसलिए किया था क्योंकि जनरल मार्कस ने उसकी बीवी को मारा था और वो यहाँ पर सिर्फ जनरल मार्कस को मारने के लिए ही आया था। यहाँ पर लूसियस का निशाना चूक गया और तीर लगा गेटा की कुर्सी पर मरा तो कोई भी नहीं, लेकिन जनरल मार्कस अपनी सिक्योरिटी के चलते ही यहाँ से उठ गए। वो अपने कमरे में गए तो हमने देखा वो अभी भी अपनी जंग की तैयारी में लगे हुए हैं। तब लुसिला उनके पास आई और उन्होंने सबसे बड़ी खबर जनरल मार्कस को ये थी कि उनका बेटा यानी लूसियस वापस आ गया है, जो इस जगह का, इस तख्त का असली हकदार है। उससे कहा कि गेहटा कभी भी आपको बादशाह नहीं बनने देगा। वो हमेशा यहाँ पूरे रोम पे अपनी ही हुकूमत रखना चाहता है और अपनी ही हुकूमत रखेगा। देख लीजिएगा आप लोग। टकला, जो दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर था, वो जेटलमैस की बातों में आ गया और उसने जाकर गुस्से में गेटा के ऊपर हमला कर दिया। हमला क्या किया उसने, तो तलवार से गेटा का सर ही ढड्डीएच से अलग करके उसे मार डाला। और इस सारी चीज से, जहां लुसिला इस टाइम लूसियस से मिलने के लिए जेल में आई हुई थी, उसके हाथ में उसके दांत की एक अंगूठी थी, बादशाह की अंगूठी, जो यहाँ की असली तख्त नशीन को मिलनी थी। वो ये अंगूठी लूसियस को देकर कहती है कि अब इसके हफदार तुम खुद हो। ये देखकर लूसियस कुछ नहीं कहता और चुप करके वो अंगूठी ले लेता है। स्त्री की आंखों में एक अजीब सा पछतावा था। उसने हाथ पकड़ डीडीएच के अपनी मोम यानी लुसिला को देखा और उसने कहा, मुझे माफ करना मोम, मैं जल मार्कस को तो नहीं बचा पाया, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको खोना नहीं चाहता। ये कहकर उसने अपनी माँ लुसिला को गले लगा लिया और इन दोनों के दरमियान सारी नाराजगी खत्म हो गई। खैर, अब अगले दिन दिखाया जाता है कि बादशाह कार्ला अपनी हुकूमत का ऐलान कर रहा था और सबको ये बता रहा था कि गेटा मर चुका है और अब यहाँ का नया बादशाह मैं खुद यानी कारकिला हूँ। सभी इससे पहले कि उसके फैसले पर कोई रिएक्शन देते, जल मैक यहाँ गेटा का लिए पहुँच जाते हैं और सब लोगों को बताते हैं कि अपने भाई यानी गेहटा का कत्ल कारकिला ने किया है और बादशाह को मारने की सज़ा में यहाँ कारकिला को ही फंसा दिया जाता है और जेल में भेज दिया जाता है। ये सारी चार असर में थी मैस की ही, लेकिन कारकिला को समझ नहीं आई क्योंकि वो सही नहीं था और इन दोनों को रास्ते से हटाने के बाद जनरल मैस ने यहाँ पर अपने बादशाह होने का ऐलान कर दिया। यहाँ पे उनकी हुकूमत आई। पीछे से लूसियस ने अपनी चालें खेलना शुरू कर दी। लूसियस ने अपनी अंगूठी जो उसकी मोम ने उसे दी थी, उसे एक सिपाही के हाथ में दिया और उसे एक खास जगह बताई और बताया कि इस जगह पर तुम्हें जनरल डिस मिलेंगे। उनको ये अंगूठी देकर कहना कि रोम के बादशाह लूसियस ने आपकी मदद मांगी है। ये सुनकर सिपाही जान गया कि लूसियस कोई और नहीं बल्कि लूसिया का बेटा था। उसने भी लूसियस का हुक्म माना और वो जनरल डोरिस की मदद लेने के लिए निकल गया। यहाँ जनरल मैस ने ताकत के नशे में चूर लूसियस को एक नई ग्लैडिएटर गेम के लिए बुलाया, क्योंकि लूसियस ने जनरल मैस के ग्लैडिएटर बनने से मना किया था। इसीलिए अब जनरल मै उसे अपने सामने कई लोगों से लड़वा कर बदला लेने का इरादा रखा है। ये पैगाम जब लूसियस तक पहुंचा तो लूसियस उससे पागल हो गया, लेकिन उसने यहाँ ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। जेल की चाबी उसने पहले ही सिपाही ऐसी ले ली थी। मौका देखते ही वो जेल तोड़ ढकर बाहर आ गया और उसने यहाँ की सिपाहियों के ऊपर हमला कर दिया। वो यहाँ से आजाद होके भाग चुका था, क्योंकि उसे जाकर जनरल डोरिस की फौज के साथ मिलना था और आकर यहाँ जनरल मैक के ऊपर यानी रोम के ऊपर हमला करना था। अपनी हुकूमत, अपना हक लेने के लिए इस बात को ज्यादा देर नहीं लगती और ये खबर जनरल मैस तक भी पहुंच जाती है। जनरल डोरिस अपनी पूरी फौज के साथ यहाँ हमला करने के लिए आ रही है। ये देखकर उन्होंने भी ये जो प्रोग्राम सेट किया हुआ था, उस प्रोग्राम से उन्हें उठना पड्डिढ़ा और जंग के लिए तैयार होना पड्डिढ़ा। कुछ देर बाद हमें एक जंग का माहौल दिखाया गया, जहां आमने सामने दो फौज थी। एक रोमन फौज इन्हें जनरल मैक डिलीट कर रहे थे और दूसरी फौजी से लूसियस और जनरल डोरिस लीड कर रहे थे। हालांकि लूसियस और जनरल डोरिस की फौज कम थी, लेकिन इनकी बहादुरी और जुर्रत बहुत ज्यादा थी। ये फौजें आपस में लड़डीएचने लग जाते हैं। अब यहाँ जहाँ दो फौजें लड़डीएच रही थी, वहीं पर जनरल मैस और लूसियस भी आमने सामने आ गए और लूसियस ने उनसे कहा कि मैं रोम को तुम जैसे लोगों से बचाने के लिए लड्ढा हूँ। ये कहते ही इनके दरमियान फाइट शुरू हो गई। फाइट इनकी बहुत भयानक थी। कभी लूसियस तो कभी जनरल मैस एक दूसरे पर भारी पड्डी डीजे थे। तलवारबाजी करते हुए ये लोग पानी में उतर आए, लेकिन अपनी लड्ढाई नहीं छोड़ दी।
लड़ाई करते करते एक पॉइंट वो भी आया जब आखिर जनरल मैस लूसियस के ऊपर भारी पट्टी डीएच गई और लूसियस के ऊपर हमला करते हुए उन्होंने लूसियस को पानी के अंदर गिरा दिया। लूसियस हार मानने ही वाला था, लेकिन तभी उसके कानों में उसकी मोम की आवाज गूंजी, जिसे दूसरी तरफ मैक ने अपने आत्मियों के जरिए मरवा दिया था। हिम्मत करके वो उठा और उसने इस मर्तबा मैक्स के ऊपर हमला करके उसे मार डाला। उसे मारते ही जीत उसकी हो चुकी थी। अपने जीतते ही उसने यहाँ अपनी सारी अवाम ऐसी कहा, मेरे दाद यानी मैक्सिमस का ख्वाब था कि ये रोम एक ऐसा मुल्क बने जहाँ सबके लिए अमन हो। लेकिन बदकिस्मती ऐसी, किसी हुक्मरान ने उनके सपने को पूरा नहीं होने दिया। लेकिन मैं उनके सपने को हकीकत में बदलूंगा। ये कहते ही सब लोग भी उसके लिए तालियां बजाते हैं और ये शो करते हैं कि वो लूसियस को अपना हुक्मरान, अपना बादशाह मान चुके हैं। आखिर तक उसके असली हकदार को मिल जाता है और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।